एक राज्य था। कांकुर राजा की असमय मृत्यु होने और दोनों राजकुमारों के छोटे होने के कारण रानी को ही राजा बनना पड़ा। वही इस राज्य की कर्ता धर्ता थी। उसने 16 वर्ष तक साम्राज्य बखूबी संभाला और कभी पराजित नहीं हुई। पड़ोसी राजा उसके नाम से ही खौफ खाते थे। वह तलवारबाजी में बहुत कुशल थी। उसके दाव पेच कोई नहीं समझ पाता। पर अब उसको दिन रात चिंता रहती थी कि उसके रहते राजकुमार राज्य संभाल ले। रानी अपने राजगुरु से पूछी, आप अपने दिव्य विद्या का प्रयोग करके बताइए कि किस राजकुमार को राजा बनाया जाए। राजगुरु ने कहा, महारानी आपके तीनों बेटों में से। तभी रानी राजगुरु को टोकते हुए बोली, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे 3 नहीं 2 राजकुमार हैं। ये बार बार तीसरा कहाँ से आ जाता है। राजगुरु ने कहा, जी महारानी, ना जाने क्यों कांकुर राज्य की कुंडली में 3 राजकुमारों की ओर संकेत करता है। रानी ने गुस्से में कहा, आप दोनों राजकुमारों के बारे में बताइए। राजगुरु ने कहा, इन दोनों राजकुमारों के पास राजा बनने की क्षमता नहीं है। तभी रानी अपने विशेष दासी को बुलाती है। रानी ने दासी से कहा, रात को मैं तुम्हारे साथ दासी के रूप में राजकुमारों को देखने चलूंगी। दासी ने कहा, महारानी आपको वेश बदलने की क्या जरूरत है। रानी ने कहा, जितना कहा है उतना करो, और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चले। दासी हाँ में सिर हिलाती है। आधी रात को अंधेरा होने पर रानी अपने मुंह पर नकाब लगाए छोटे राजकुमार की महल की ओर जाती है। वह छिप कर खिड़की से अंदर देखती है। राजकुमार संतों की तरह समाधि लगाए बैठा था। रानी दासी से बोलने लगी, ये क्या, इस उम्र में ये ऐसी तपस्या कर रहा है, क्या ये साधु बनेगा। ये बातें भी संतों जैसे करता है। दोनों वहाँ से निकलकर बड़े राजकुमार की महल की ओर जाती है। राजकुमार सबसे छिपते हुए नगर की ओर जा रहा था। रानी और दासी उसका पीछा करते हुए जाती है। रानी दासी से पूछती है, ये कहाँ जा रहा है। दासी कहती है, मधुशाला। बड़े राजकुमार को शराब पीने की लत है। जब से आपने मधुशाला पर पाबंदी लगाई है, बड़े राजकुमार मधुशाला जाकर पीते हैं। मधुशाला में राजकुमार खूब शराब पीता है। ना केवल पीता है, नशे में मेज पर चढ़कर नाचने लगता है, फिर रुपये उड़ाने लगता है। दासी ने कहा, क्या आप इन्हें राजा बनाना चाहती हैं? रानी ने कहा, तुम्हारा क्या विचार है। दासी कहती है, आप इसे राजा नहीं भांड बना दीजिए। रानी ने कहा, जवान संभाल कर, भूलो मत कि तुम एक दासी हो। आजकल तुम्हारी जवान ज्यादा ही चलने लगी है। दासी ने कहा, क्षमा करें महारानी। दोनों मधुशाला से निकलकर वापस महल की ओर जाती है। तभी रानी चलते चलते अचानक एक जगह रुक गई। दासी ने पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, रुक क्यों गई। रानी ने कहा, कितने दिनों बाद खुली हवा का आनंद मिला है, राजमहल कहाँ भागा जा रहा है, चलो नगर घूमते हैं। दासी ने कहा, इतनी रात गए अंधेरे में। रानी ने कहा, मेरी दासी होकर डरती हो। दासी ने कहा, नहीं नहीं, चलिए। दोनों लोगों की नजरों से छिपकर नगर में घूमती है और एक पेड़ के नीचे रुककर ठंडी हवा का आनंद लेती है। तभी दासी ने कहा, कितना अच्छा लग रहा है। रानी बोली, चुप रहो। दासी चुप हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। रानी कान पर हाथ लगाकर कुछ सुनने का प्रयास करती हुई तलवार की आवाज आने की दिशा की ओर बढ़ जाती है। दासी रानी के पीछे पीछे जाती है। दोनों देखती है कि मैदान में एक नवयुवक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा है। दोनों छिपकर उसे देखने लगती है। उसकी तलवारी देखकर रानी को रहा नहीं गया और उसने युवक के पास पड़ी 2 तलवारों में से एक तलवार उठा लेती है और वो नकाब में तलवार लिए युवक के सामने खड़ी हो गई। तभी युवक ने पूछा, कौन हो तुम? रानी बोली, तुम्हें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी युवक बोलता है, स्त्री होकर हाथ में तलवार। रानी ने युवक से कहा, क्या तुम कांकुर की रानी को नहीं जानते? वह भी तो एक स्त्री है। युवक ये बात सुनकर हंसने लगता है। रानी ने कहा, चलो मुकाबला करो। युवक ने कहा, क्षमा करें, मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। रानी ने कहा, वार नहीं करते या डरे हो? एक स्त्री से हार जाओगे। फिर युवक ने कहा, चलो तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। और दोनों तलवार से एक दूसरे पर वार करते हैं। रानी तलवारबाजी में युवक पर भारी पड़ती है। युवक उसकी वार को देखकर हैरान हो जाता है और तलवार युवक के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। रानी ने हंसकर अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और चली गई। रास्ते में दासी रानी से कहती है, महारानी, आपकी तलवार का सामना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। रानी कहती है, ऐसे ही मैं थोड़ी कांकुर की महारानी हूँ। पर युवक भी कम नहीं था। उसकी तलवारबाजी मुझे भी असमंजस में डाल दिया था। रानी 2-3 बार तलवारबाजी बोलती है। दासी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रही हैं? रानी कहती है, जल्द ही समझ आ जाएगा।
अगले दिन पूरे नगर में घोषणा की गई कि 2-3 दिन बाद राजमहल में तलवारबाजी है। इसमें महारानी स्वयं भाग लेगी और जो भी कोई उनका सामना करना चाहे आ सकता है। खेल का मैदान मंत्री, सेवक और लोगों से भरा था। पहले बड़े राजकुमार ने रानी का सामना किया। वह पूरी शक्ति से रानी की तलवार के ऊपर वार कर रहा था। रानी ने उछलकर तलवार घुमाकर उसकी भुजा पर मारी तो वह जोर से चिल्लाया। रानी ने राजकुमार से कहा, तुमने हाथ क्यों नहीं हटाया? ऐसे तुम युद्ध में शत्रु से कैसे सामना करोगे? फिर वह उसकी भुजा पर कपड़ा बांधती है। तभी छोटे राजकुमार ने कहा, मैं तो आपका सामना नहीं कर सकता, मुझे तो देखकर ही डर लगता है। रानी कहती है, ठीक है मेरे नाजुक बेटे। रानी बड़े बेटे को खड़ा करती है। तभी सैनिक घोषणा करता है, क्या कोई और रानी से मुकाबला करना चाहता है? अचानक एक नवयुवक हाथ ऊपर करते हुए आगे आता है और कहता है, मैं करना चाहता हूँ मुकाबला। रानी सोचती है, ये तो वही रात वाला युवक है। दोनों तलवारबाजी करते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं और वार करते करते रानी युवक से कहती है, राज्य का सेनापति बनोगे? युवक कहता है, मेरा सपना कांकुर की राजा बनने का है। रानी कहती है, युवक मारे जाओगे, ये अधिकार राजकुमारों का है। ये कहते हुए रानी उसके पैर पर वार करती है। युवक तेजी से पैर हटा लेता है। युवक कहता है, आप खुद सोचिए, आपका सामना केवल आपका खून ही कर सकता है। रानी युवक से कहती है, क्या कह रहे हो? युवक कहता है, मैं आपका ही बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कल रात आप ही थे। मुझे केवल मेरी माँ ही हरा सकती है। रानी कहती है, बदजवान, मेरे केवल 2 कुमार हैं। तभी युवक कहता है, वो दोनों तो बड़ी रानी के हैं, आपका खून मैं हूँ। रानी कहती है, मेरा पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। युवक कहता है, तो मैं कौन हूँ? पूछिए दाई से। ये सुनकर रानी क्रोध में युवक की गर्दन के ऊपर वार करती है, किंतु उसे मारा नहीं। तभी युवक कहता है, माँ ही होती है। रानी गुस्से में महल जाकर फौरन दासी को दाई को बुलाने के लिए कहती है। रानी का गुस्सा देखकर दासी ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी दाई महल में आई। रानी ने बिना कुछ कहे सीधा तलवार उसके गर्दन पर रख दी और कहा, अगर सच्चाई नहीं बताओगी तो आज तुम नहीं बचोगी। बूढ़ी डर कर कहती है, कौन सी सच्चाई? रानी कहती है, सच बताओ, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ जन्मा था? ये सुनकर दाई जोर जोर से रोने लगी। तभी दासी कहती है, चुप, सुना नहीं? रानी ने क्या कहा? सच बताओ। तभी बूढ़ी कहती है, आपने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया था। मैंने तो बस बड़ी रानी का कहना माना। वो चाहती थी महाराज के बाद राजा उसी का बेटा बने, इसलिए मुझे झूठ कहना पड़ा। मैंने एक मरे हुए बच्चे को आपका बेटा बना दिया। रानी कहती है, मेरा बेटा कहाँ है? तभी बूढ़ी औरत कहती है, वो तो निसंतान एक ग्वाले को दे दिया था। तभी रानी दासी से कहती है, इसके साथ जाओ और कुछ भी कर मेरा बेटा ढूंढ के लाओ। दासी और दाई दोनों चली जाती है। कुछ दिनों बाद दासी रानी के कान में कुछ कहती है। रानी हाँ में सर हिलाती है और तभी वहीं युवक अंदर आकर रानी के पैर छूता है। रानी उसे उठाते हुए कहती है, मेरा होनहार बेटा। और फिर दोनों कुमारों और युवक को सामने बैठाकर रानी उन्हें कहती है, राजकुमारों, तुम तीनों सच्चाई जान चुके हो, इसलिए लड़ने के बजाय आपस में सलाह करके बताओ कि राजा कौन बनेगा। तभी बड़ा राजकुमार कहता है, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आप राजा इसे बना दीजिए। फिर छोटे राजकुमार भी वही बात कहता है। रानी कहती है, सच में कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, ये राज्य तुम तीनों का था और रहेगा। अगले दिन युवक का राज्याभिषेक होता है। तभी रानी कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, कांकुर राज्य को अपना नया राजा मिल गया। और युवक पर